Hello students, today we are going to study a new chapter named Manufacturing Industry, विनिर्माण उद्योग। तो आज हम एक छोटी सी समरी में इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये इंडस्ट्री क्या होती है। What do you mean by manufacturing industry? तो इसके बारे में हम एक छोटी सी समरी दे दें आपको। ये जो इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक्चुअली में ये इंडस्ट्री चीज़ों को बनाती है, जैसे कि कच्चा माल या रॉ मटेरियल अगर खेतों से फील्ड से आता है तो फिर इंडस्ट्री में उन चीज़ों को फिनिश गुड्स में बनता है। तो वो फिनिश गुड्स, जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि जैसे कि शुगर केन, अगर गन्ना शुगर केन अगर फील्ड से आ रही है तो इंडस्ट्री में ही बनेगी, तो इंडस्ट्रीज़ में बनने से वहाँ पर शुगर बनती है, गन्ने का रस निकाला जाता है और तब उससे शुगर बनती है। अब जैसे लकड़ी है तो लकड़ी से बहुत सी चीज़ें बनती, फर्नीचर भी बनता है, साथ में कागज़ भी बनते हैं। तो इसलिए ये, जैसे आपने एक और एग्जांपल आपको दे दूं कि कपास, जैसा कि कॉटन खेतों से आता है, फील्ड से आता है और फिर वो मैन्युफैक्चर्ड कहाँ होता है? इंडस्ट्रीज़ में होता है, फैक्ट्रीज़ में होता है। वहाँ पर वो कपड़े बनाए जाते हैं, तरह तरह की चीज़ें बनती हैं। जैसे आप घरों में बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं तो वो भी फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में बनती है। तो इस तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्नीचर, शूज़, टेक्सटाइल, पेपर, रबर, टायर्स, ऑटोमोबाइल्स एंड द रेल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ में ही बनती है। और बहुत से तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो बड़ी चीज़ों को बनाती हैं, छोटी चीज़ों को बनाती हैं और बहुत छोटी चीज़ों को। तो उसकी क्लासिफिकेशन को भी आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री में जैसे आपने छोटी छोटी, जैसे घर में ही चार दीवारी में ऑन द फोर वॉल ऑफ द हाउसेज द लेडीज़ एंड द विमेंस आर वर्किंग देयर। जैसे आप दिया ले लो, मिट्टी के बर्तन ले लो, मिट्टी के दिए आप जैसे दीपावली में जलाते हो, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो कॉटेज इंडस्ट्री में, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, कढ़ाई का काम है, ये सब चीज़ें जो हैं वो कॉटेज इंडस्ट्री में बनती है। और जो लार्ज स्केल है उसमें जैसे रेल है, एरोप्लेन है और आयरन एंड स्टील है, कारें हैं। और स्मॉल स्केल में जैसे कॉटन, जूट, शुगर केन। तो इसमें हम दो तरह की इंडस्ट्री को पढ़ेंगे, लाइक फर्स्ट इज़ एग्रो बेस्ड और सेकेंड जैसे कृषि पे आधारित, और सेकेंड है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जैसे खनिज पर आधारित। तो ये एक छोटी सी समरी को मैंने दिया है और साथ में और ये पढ़ेंगे कि इस इंडस्ट्री से हमको क्या लाभ मिलता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस, और साथ में ये भी कि ये सारी इंडस्ट्री से हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित हो रहा है, लाइक आवर एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो पॉल्यूटिंग। सो हाउ कैन वी सेव आवर एनवायरनमेंट, हाउ कैन वी कंट्रोल फ्रॉम दिस पॉल्यूशन। सो आज ये सब चीज़ें हम इस लेसन में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, तो मैं आज थोड़ा सा इसके बारे में आप बताऊंगी। तो व्हाट do you mean by manufacturing industry? So the process of changing the primary raw material into more useful and valuable product by utilizing machines and human skill is called manufacturing. The product obtained are called secondary product, like sugar, textile, shoes, furniture, paper, rubber, tires, automobiles, rails, etc. Manufacturing or the industrialization is the basis of the country's economy. तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए ये सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ही ज़रूरी है। तो हम इसको इस तरह से देख लेंगे, कच्चे माल
को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। जैसे कागज़ लकड़ी से बनता है, चीनी गन्ने से बनती है, लोहा इस्पात और लौह अयस्क से तथा एल्युमिनियम बॉक्साइट से निर्मित या बनाए जाते हैं। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से ही मापी जाती है, जानी जाती है। आगे देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण का महत्व। इसको हम पॉइंट्स में देखेंगे जिससे कि आप अच्छी तरीके से एक एक करके समझ लें। सो फर्स्ट पॉइंट इज मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट्स वेल्थ by providing secondary item of higher utility and value। जैसा कि विनिर्माण उच्च उपयोगिता और मूल्य के माध्यमिक वस्तुओं का उत्पादन करके धन कमाता है, धन बनाता है। नेक्स्ट, marketing and export of these products bring in revenue and foreign exchange, thus adding to national income and gross domestic products and bringing further prosperity। इसको ऐसे देखेंगे, निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है। जैसे हम निर्यात करके क्या करेंगे, हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को और अपने पैसे को, रेवेन्यू को बढ़ा देंगे, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद को जोड़ते हैं और खुशहाली लाते हैं। हमारे देश में क्या लाते हैं? खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी लाते हैं। जब हमारा इनकम बढ़ेगा, हमारी रेवेन्यू, हमारे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएंगे, तो इससे हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसे सकल घरेलू उत्पाद जब बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश में खुशहाली आती है, तरक्की होती है हमारे देश की। तो अब थर्ड पॉइंट देखेंगे, इट राइजेस पर कैपिटा इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिमूव्स पॉवर्टी, ब्रिंग्स इन सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग। जैसे यह प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाता है, इंडिविजुअल एक एक लोगों के आय को बढ़ाना, जीवन स्तर तथा गरीबी को दूर करता है। हमारे देश से गरीबी को दूर करना, सामाजिक, सोशियो आर्थिक, इकोनॉमिक रूप से अच्छी तरीके से हमारे देश को मजबूत बनाता है। फोर्थ पॉइंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपेंड, गिविंग राइज टू टर्शरी सेक्टर, और नौकरी के अवसर को विस्तार से बढ़ाना, ये सेकेंडरी और तृतीय क्षेत्र में ये नौकरी के अवसर को देता है। एंड द फिफ्थ वन, लाइफ इन जनरल इम्प्रूव, और हमारा सामान्य रूप से जीवन में सुधार होने लगता है। जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, अर्बनाइजेशन की तरफ, नगरीकरण की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारे देश की तरक्की, हमारे देश के जीवन में सुधार होता चला जाता है। नाउ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, मतलब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। क्या योगदान है उद्योगों का? तो ऐसे हम इसको देखेंगे, द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इज 27% out of which 10 comes from the mining, quarries, electricity and gas. The growth of the manufacturing sector had been 7 in the last decade. Since 2003, the growth rate has been 9 to 10 per
एनम। अब इसको हम इस तरह से देख लें, सकल घरेलू उत्पाद ब्रैकेट में लिखा है GDP में उद्योग का कुल शेयर जो है 27% है। इसमें से 10% खनन, बिजली और गैस से आता है। पिछले दशक में विनिर्माण की वृद्धि दर 7 रही है। 2003 से यह वृद्धि दर 9 से 10 रही है। फिर आगे हम देखेंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो इंडस्ट्रियल के लोकेशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। औद्योगिक स्थान कि इंडस्ट्री को सबसे पहले कहाँ पर बनाया जाए, कहाँ पर स्थापित किया जाए, कहाँ पर स्टैब्लिश किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिस इज़ द मेन फैक्टर। अगर इंडस्ट्री एक बहुत ही अच्छी जगह पे होगी जहाँ से उसको चारों तरफ से उसकी कच्चा माल मिलेगा और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होगी, लेबर की सुविधा होगी, बैंकिंग की सुविधा होगी और साथ में उसको मार्केट की सुविधा होगी, तो ये इंडस्ट्री आगे बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए अभी हम इंडस्ट्रियल लोकेशन को देखेंगे। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनी इंडस्ट्रीज कंसीडर्ड सर्टेन फैक्टर्स। किसी भी उद्योग की स्थापना कुछ कारणों पर निर्भर करती है। तो फर्स्ट इज ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, भौगोलिक कारण। तो भौगोलिक कारण में, ज्योग्राफिकल में फर्स्ट है रॉ मटेरियल, कच्चा माल। सबसे पहले इंडस्ट्री को कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यदि कच्चा माल खेतों से, जैसे जूट, गन्ने, जैसे शुगर केन और साथ में कपास, कॉटन या आप लोहा ही ले लीजिए, तो अगर उसको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, तो उसके लिए आपको सारे रॉ मटेरियल चाहिए। तो बिना रॉ मटेरियल के तो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं हो पाएगा। फिर उसमें पावर सप्लाई है। सबसे पहले तो शक्ति के साधन, क्योंकि बिना पावर के कोई भी मशीन नहीं चल पाएगी। वाटर सप्लाई, फिर उसमें जल का साधन और साथ में पानी की व्यवस्था, पानी भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर जूट इंडस्ट्री है तो जूट को कलर करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जूट बहुत को आप कलरफुल चीज़ें अगर बनाएं, जूट के आप कारपेट बनाएं, बैग्स बनाएं, तो उसको आप, जैसे कॉटन ही है, कॉटन फाइबर को, कॉटन के जो में है फाइबर को, उसको भी कलर करना पड़ता है, तभी ना इतने रंग बिरंगी और सुंदर ब्यूटीफुल कलरफुल ड्रेसेस हम लोग पहनते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और साथ में लेबर, विदाउट लेबर, बिना श्रमिकों के कोई भी काम इंडस्ट्री में नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें मशीनें तो नहीं बना पाएंगी। लेबर का, मैनुअल लेबर भी नीडेड है। और साथ में ट्रांसपोर्ट, बिना ट्रांसपोर्ट के कच्चा माल खेतों से कैसे आएगा और बने हुए सामान को हम मार्केट में कैसे भेजेंगे। मैन्युफैक्चरिंग गुड हाउ कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मार्केट। साथ में सबसे बड़ा जो है वो है मार्केट, डिमांड। अगर डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई कैसे होगा। तो ये दोनों चीज़ एक दूसरे से जुड़े हैं। जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई है। तो जब अगर हम चीनी खाते हैं, रोज़ चाय में तरह तरह का मीठा बनाते हैं, तो सारे घरों का डिमांड चीनी है कि नहीं है, क्योंकि सभी लोग चाय पीते हैं, सभी लोग मीठा खाते हैं। तो जब चीनी का डिमांड है, कपड़े हम पहनते हैं, सभी लोग कपड़े, अमीर गरीब जो है सभी लोग कपड़े पहनते हैं, तो कपड़े का डिमांड है, चाहे वो बहुत महंगा कपड़ा हो चाहे बहुत सस्ता हो। तो डिमांड है, इसलिए उसका सप्लाई है, तो उसका मार्केट भी है। तो मार्केट से बहुत ज़रूरी है, मार्केट में कच्चा माल से मैन्युफैक्चरिंग गुड जाता है और सब वहाँ से जगह जगह जैसे हम लोगों तक वो माल पहुँचता है। तो बाज़ार और साथ में मांग दोनों बहुत ज़रूरी है। साइट एंड क्लाइमेट, और बहुत ज़रूरी है कि स्थल कहाँ पर हम इंडस्ट्री को स्थापित करें, बनाए, वेयर वी कैन एस्टैब्लिश द इंडस्ट्री एंड द क्लाइमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कॉटन के लिए द ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ नीडेड, मुंबई एंड द अहमदाबाद, गुजरात एंड द दैट महाराष्ट्र, वेयर
2 सेंटर्स आर फेमस, सबसे बड़े 2 सेंटर हैं मुंबई और अहमदाबाद। यहाँ कॉटन के बहुत सारी मिलें हैं। तो वहाँ का क्लाइमेट जो है वो समुद्र के पास है, तो ह्यूमिड क्लाइमेट है, इसलिए वहाँ पर वहाँ के उस कॉटन के लिए ह्यूमिड क्लाइमेट बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ों को बनाने के लिए क्लाइमेट का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो इसलिए जैसे कि आप स्थल को सेंटर, स्टॉप और द वेन्यू ज़रूरी है। Now next topic is, we have read the geographical factor. Second factor is non-geographical factor. In this, capital investment, पूंजी निवेश, इसमें पैसे का भी बहुत लागत लगता है। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल पूंजी की ज़रूरत होती है। बैंकिंग फैसिलिटीज़ एंड द इंश्योरेंस सर्विसेज, जैसे बैंकिंग की सुविधाएं और बीमा की सुविधाएं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ अपने चीज़ों को इंश्योर कर देती है ताकि अगर कोई भी नुकसान हो तो बीमा सेवाएं और बीमा कंपनी उनका कंपनसेशन दे सकें। बैंकों से वो लोन ले सकते हैं इंडस्ट्रीज़, ताकि बैंक से लोन लेके अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाएं और कच्चा माल खरीदें। अब है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ दैट सरकारी नीतियाँ भी बहुत ज़रूरी है। जब ये सरकारी नीतियों के साथ काम करेंगे तो अभी हमारी इंडस्ट्री बहुत स्मूथली, बहुत ही अच्छी तरीके से चल पाएगी। कीपिंग इन माइंड ऑल दीज फैक्टर्स, द मोस्ट appropriate and the profitable site is selected। और अगर हम ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखें तो हमारी इंडस्ट्री का काम बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही कंफर्टेबली अच्छे से चलेगा। जैसा कि अभी हमने ये इंडस्ट्री बनाया है, तो अभी पर आपको इंडस्ट्री के बारे में बताया कि ये इंडस्ट्री है, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो। तो सबसे पहले जो है रॉ मटेरियल, सेंटर में आप देखें रॉ मटेरियल, तो बिना कच्चे माल के, बिना रॉ मटेरियल के इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी। फिर उसके लिए पावर की ज़रूरत होती है, बिना पावर की इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी। फिर लेबर बहुत ज़रूरी है कि लेबर यहाँ काम करते हैं ताकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनते हैं। कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए हमें पूंजी की ज़रूरत होती है, कच्चे माल को ख़रीदना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बिजली के खर्चे के लिए, एंड साथ में मार्केट बहुत ज़रूरी है जिसमें हम अपने बने हुए सामान को भेज सकें। और फैक्ट्री को बनाने के लिए लैंड भी ज़रूरी है, और साथ में बहुत महत्वपूर्ण है ये, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द ट्रांसपोर्टेशन। विदाउट द ट्रांसपोर्टेशन दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड। सो this is the industries, the locational factor for the industry. These are the locational factor. So here children, today I am finishing the one topic. Thank you and God bless you all.